गुड इवनिंग एंड आई वेलकम यू स्टूडेंट्स। देखिए, ये सेशन चल रहा है वो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है सारा, और मेनली हम ये कोशिश कर रहे हैं कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आने हैं और उन्हें कैसे अटेम्प्ट किया जाएगा। लास्ट टाइम भी हमने क्वेश्चन पेपर का सेक्शन ए किया था और उसमें मैंने बताया था कि देखो, क्वेश्चन को पढ़ना है बहुत ही क्लियरली, और उसके बाद पढ़ने के बाद हम पहले अपना आंसर निकालते हैं, फिर मैच करते हैं। क्या करते हैं? अपना आंसर निकालते हैं, फिर मैच करते हैं, क्योंकि गैस वर्क नहीं कर सकते। और ज्यादातर में देखा आपने कि दो आंसर तो खराब थे, दो आंसर ऐसे थे जो एकदम एक जैसे लग रहे थे। तो अगर हमें पूरा अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा तो हम क्वेश्चन के आंसर नहीं कर सकते। आज का सेशन और भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन जो हैं पेपर में आएंगे, जो कि चेंज हो जाएंगे। चेंज कैसे होंगे वही हम आपको बताएंगे यहाँ पर, कि किस तरह के क्वेश्चन में चेंजेस की जाती हैं, और आपका जो एग्जाम है वो फिर आप उसे फुल 100% कर सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए और क्वेश्चन आंसर सेशन में पार्टिसिपेट करिए, और अपनी कॉपी निकालिए और कलर्ड पेन्स रखिए। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उन्हें कलर्ड पेन से आप अपनी कॉपी पे नोट कर लिया करें। किस कंसेप्ट पे क्वेश्चन आता है, कौन से टॉपिक से आ रहा है, ये सारी बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप रेडी हैं क्या? बोलो, मेरे साथ बने रहिए और मेरे साथ आंसर करते रहिए क्वेश्चंस को। ये रेडी? बोलो, आर यू रेडी? आवाज आ रही है? मेरे को आवाज नहीं आ रही स्टूडेंट्स। तो बताओ कि क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करें। जल्दी बोलो। कैन वी स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर्स? यस सर। अच्छा, अब देखो कि बिना कोई सोचे समझे आंसर मत करना, और पहले सोच लेना क्वेश्चन के आंसर और अपना खुद सॉल्व कर लेना कॉपी पे। ये सेक्शन बी में कह रहा है कि 24 क्वेश्चन होंगे, और उसमें से आपको 20 क्वेश्चंस करने हैं, और फर्स्ट 20 जो हैं वो इवेल्युएट होंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार वो बोर्ड में लिख रहा है कि फर्स्ट 20 इवेल्युएट होंगे। उससे ज्यादा करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। देखो, ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप क्वेश्चन कई बार आए और इसको चेंज भी किया गया कई पेपर्स के अंदर, आपने देखा था। यहाँ पर ये कह रहा है कि क्या दे रहा है, लाइमस्टोन, और इसको हीट कर रहा है उसने पहले स्टेप में, और एक कंपाउंड एक्स बना और CO2 बना। फिर इसने वाटर के साथ रिएक्ट किया, स्टेप 2 में स्लेक्ट लाइम बना। तो सबसे पहले, इससे पहले कि मैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूं, मुझे बताओ तुम कि लाइमस्टोन का फार्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फार्मूला ऑफ लाइमस्टोन? बताओ जल्दी। अब तुम्हारे पास बुक्स भी हैं, नोट्स भी हैं, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन चेंज होने वाले हैं। और कहाँ कहाँ होता है लाइमस्टोन? हमारा मकसद सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, इसके साथ और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे मैं एक्सप्लेन करूंगा। बताओ लाइमस्टोन का फार्मूला, जल्दी से बताओ। सर CaCO3। वेरी गुड, ये बिल्कुल सही आंसर है। आपको पता है कि CaCO3 कहाँ होता है? एक सॉलिड होता है। ये कौन कौन सी जगह पाया जाता है? मार्बल, चौक पाउडर और कई चीजों में क्या होता है? CaCO3। तो CaCO3 को हीट किया है स्टूडेंट्स, तो बताओ क्या बनेगा? एक्स क्या होगा फिर? व्हाट विल बी द फार्मूला ऑफ एक्स? एक्स का फार्मूला क्या होगा? रिएक्शंस पूरी करनी है, कॉपी आपके पास है, पेन है, आप उसको नोट करके बताइए व्हाट विल बी द फार्मूला ऑफ एक्स इफ आई विल हीट CaCO3। डिकम्पोजेस टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड। हाँ, तो ये दिख रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ गई है इसमें से, तो बचेगा क्या? CaO बचेगा। इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम बताओ, कॉमन नाम। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ CaO? कैल्शियम ऑक्साइड केमिकल नेम है, इसका कॉमन नाम क्या बताया था? कुछ याद आया? इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कहीं ना कहीं आएगा एग्जाम में। इसको क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। जब वो घरों में सफेदी करते हैं, आपको याद आया कि चूना डालते हैं पानी में, बहुत सारी हीट निकलती है, उसमें हीट निकलती है, और वो फिर आप उसको लगा देते हो वॉल्स के ऊपर, और एक दो दिन के अंदर वो वाइट हो जाता है। तो इसको वाटर के अंदर रिएक्ट करोगे तो स्लेक्ट लाइम का, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ स्लेक्ट लाइम? सारी चीजें लर्न करनी है, याद करनी नहीं, लर्न करनी है। लर्निंग करने से कोई भी क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ स्लेक्ट लाइम?
Sir, CaOH twice. बिल्कुल सही आंसर है, इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। अगर इसको मैं कार्बन डाइऑक्साइड में डाल दूं तो ये उल्टा बन जाता है। और लाइम वाटर जो होता है, सिलेक्ट लाइम जो होता है, एक लाइम वाटर जो होते हैं, उसे क्या करते हैं हम, कि ट्रांस लाइम वाटर मिल्की। तो अब क्या हुआ इसमें, देखो कि हीट किया गया है, इसका मतलब बताओ ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है? पहली रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है? ये वाली रिएक्शन स्टेप 1 में जो रिएक्शन हुई है वो एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है? एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं? दो टाइप की रिएक्शंस बताई थी। एंडोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती हैं स्टूडेंट? जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है। और एक्सोथर्मिक कौन सी होती हैं? जिनमें हीट इवॉल्व होती है। तो बताओ कि ये रिएक्शन ये इसमें हीट लिखी हुई है, हीट इसको देनी पड़ी है, तो बताओ ये एंडो है या एक्सो है? Sir, exo. एक्सो नहीं है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसमें हीट ऐड हो रही है तब तो टूटेगा वो, समझे नहीं? CaCO3, इसको मैंने हीट दी है स्टूडेंट्स, तो फिर ये टूटा है किसमें? CaO प्लस CO2 गैस। इक्वेशन समझ में आई? हीट एब्जॉर्ब हुई है, यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हुई है। तो पहला स्टेप में कौन सी रिएक्शन है? एंडोथर्मिक। यहाँ पे जो हीट एब्जॉर्ब होती है एंडोथर्मिक। और सेकंड स्टेप में, स्टेप 2 में क्या हुआ है? Exothermic. यहाँ पे हीट निकलने वाली है प्लस हीट, तो स्टेप 2 वाली रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। देखो ये सारी बातें मैंने अपने आप वर्कआउट कर ली पहले। अब आंसर के तरफ जाऊंगा, पहले मुझे समझ आ गई। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन टेबल विच रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ रिएक्शन अकरिंग इन स्टेप 1। तो स्टेप 1 की रिएक्शन कौन सी है स्टूडेंट? एंडोथर्मिक, ठीक है। स्टेप 1 की रिएक्शन बोलो। Step 1 endothermic. स्टेप 1 एंडोथर्मिक है, ये वाली सही है। और स्टेप 2 Endothermic. Exothermic, sorry. स्टेप 1 और स्टेप 2 एक्सोथर्मिक, ये सही है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? स्टेप 1 एंडोथर्मिक और ये एक्सोथर्मिक नहीं है, तो ये क्या चॉइस सही है? गलत है। और सी में क्या कह रहा है? C सही है सर, दोनों में हुई है ना इसलिए। दोनों, ये एंडोथर्मिक है और ये एक्सोथर्मिक है। तो ये वाली, फिर ए वाली सही है क्या? एंडोथर्मिक नहीं है, वो गलत होगी मेरी, ये नहीं, गलत। C कह रहा हूँ। हाँ सी सही हो गया। तो ये गलत हो गया क्योंकि ये एंडोथर्मिक नहीं कह रहा, लेकिन वो एंडोथर्मिक है। तो सी सही है, एंडोथर्मिक, सी वाला आंसर बिल्कुल सही है। ये एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक। और डी एंडो भी नहीं है, एक्सो भी नहीं है, ये भी गलत है। तो फिर सही आंसर क्या हुआ? क्या लिखेंगे पेपर में? करेक्ट आंसर इज सी। तो पहली देखो, मैंने पहले आंसर नहीं पढ़ा था, पहले मैंने सारा पूरा वर्कआउट कर लिया। ये हमने चैप्टर जो पढ़ा था उसमें हमें पता है कि हमने आपको बताया था एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस में। तो अगर हमें समझ में आएगी तो हम कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। और आराम से पढ़ना है। देखो वो ट्रिक क्या है, यहाँ पे उसने एंडोथर्मिक में काटा मार दिया, मतलब ये नो कह रहा है, लेकिन ये है, इसलिए ये भी गलत है चॉइस। तो ये भी चॉइस गलत है, तो ए भी गलत, बी भी गलत और डी भी। तो सही आंसर सी। जरा भी हमें डाउट आया तो फिर हमारा आंसर गलत हो सकता है। अब देखो कि एक और क्वेश्चन आ गया। अब ये कह रहा है इन विच ईयर द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज ग्रेटेस्ट। यहां पे इसने पीएच दी है, देखो क्या दिया? पीएच। ये रेन पीएच वाटर वैल्यू, तो रेन की पीएच वैल्यू दी है। और एक लाइन दिख रही है मुझे, ऐसे दिख रही है। तो ये लाइन किस चीज की है? पीएच वैल्यू। तो पीएच वैल्यू की दिखाई है, तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आयन किस में है बताओ जल्दी से। ये बताओ कि 2002 ये हमारा क्या है? पीएच अगर लेस होगी हाइड्रोजन आयन द हायर, तो हाइड्रोजन आयन हायर होगी, हाइड्रोजन आयन हायर होगी। वैसे इसका फार्मूला भी मैं तुम्हें बता दूं अभी भी,
ये फार्मूला मैथमेटिकल एक फार्मूला है जो हमें अवेलेबल है बुक्स में, आप देख सकते हैं। तो पीएच इज कॉल्ड द माइनस लॉग ऑफ H प्लस और H3O प्लस। H प्लस को H3O प्लस भी कह सकते हैं क्योंकि वाटर के अंदर ये H3O आयंस बन जाता है। तो सबसे कम पीएच कौन से साल में रही, ये देख रहे हो 202 में सबसे कम है। ये 202 में जो पीएच है वो लीस्ट है, तो H प्लस हाईएस्ट है। सर ये जो फॉर्मूला है ये बुक में है? इस बुक में नहीं है, वैसे मैंने तुम्हें बता दिया। जो इस बुक से ज्यादा ही बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ इसलिए कि तुम्हारे को मतलब समझ में आ जाए, समझाने के लिए करता हूँ ये सारा कुछ। तो करेक्ट आंसर हमारा 2002 है। और इसमें से कौन सा आंसर सही निकला? 202, 208, 20 कौन सा लिखना है? ए। तो आंसर ए। तो आंसर तो मैंने बाद में देखा, पहले अपना आंसर निकाला और उसके बाद उसको मैच कर दिया। क्या कर दिया? मैच कर दिया। इससे क्या होता है कि मैं गलत नहीं कर सकता, गलत नहीं कर सकता। अब एक क्वेश्चन आ गया, देखो इसमें क्या कह रहा है, डायग्राम शो रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड dilute एसिड। तो देखो कि अब मैं इससे पहले मैं आगे चलूं, आपको ये पता था कि मेटल जब dilute एसिड के साथ रिएक्ट करता है, dilute एसिड जैसे HCl हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर HCl दिया मान लो, तो फिर क्या रिएक्शन होती है? एक मेटल जब एक्ट करेगा तो कौन सी गैस निकलने वाली है? बताओ रिएक्शन क्या थी मेटल विद एसिड? रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड क्या था? मैंने मेटल रिएक्ट्स विद एसिड टू फॉर्म एक साल्ट बन जाएगा, और क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस निकलेगी? तो ये हमें ऑलरेडी पता है। अब ये कह रहा है यहाँ पे जिंक और HCl मैंने डाला, देख रहे हो इस ट्यूब में जिंक और HCl है ए में, बी में क्या है? मैग्नीशियम और dilute HCl। अब मैग्नीशियम ऊपर आ गया, देख रहे हो, और साथ में क्या है? ये गैस के बबल्स दिख रहे हैं, दिख रहे हैं इसमें। और इसमें आयरन और dilute HCl निकाल डाला है, इसमें कॉपर और dilute HCl डाला है। तो इस तरह सर वो चार्ट, बबल्स हैं? हाँ वो बबल्स है ना, छोटे छोटे दिख रहे हैं, इसीलिए समझा रहा हूँ सारा। ये ऐसे दिख रहे हैं ना जो, वो हाँ गैस के बबल्स हैं। किसके हैं वो? हाइड्रोजन गैस के बबल्स हैं। ये दिख रहे हैं ना ऐसे ऐसे ऊपर, हाँ। तो ये हाइड्रोजन गैस के बबल्स हैं जो निकलेंगे जब ये रिएक्शन होगी। अब क्या हुआ कि ये जिंक तो नीचे ही बैठा रहा, लेकिन मैग्नीशियम तो ऊपर आ गया, दिख रहा है? मैग्नीशियम मेटल के साथ में क्या आए हैं? ये बबल्स हाइड्रोजन के। आयरन भी नीचे बैठा हुआ है, कॉपर भी है। कॉपर तो HCl के साथ रिएक्ट ही नहीं करता। कॉपर की तुम्हें पता है कि कॉपर की एक्टिविटी सीरीज तुमने देखी थी, कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है, यहाँ पे नो रिएक्शन होने वाली है। ये सारी बातें हमें ऑलरेडी पता है, क्वेश्चन अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया, उससे पहले मुझे पता है कौन से चैप्टर से लिया गया है और मेटल की एसिड के साथ क्या रिएक्शन होती है। ये होती है, लेकिन हमें ये भी पता है कॉपर डू नॉट रिएक्ट विद, ये ऑलरेडी हमें पता है क्योंकि मैंने जब एक्टिविटी सीरीज बताई थी, बताओ कॉपर हाइड्रोजन से ऊपर था नीचे था? कॉपर, कॉपर नीचे था, तो रिएक्शन होने वाली नहीं। अब 4 कहता व्हाट इज द रीजन फॉर डिफरेंट बिहेवियर ऑफ मैग्नीशियम इन टेस्ट ट्यूब बी। मैग्नीशियम का बिहेवियर अलग क्यों है? पहला कह रहा है मैग्नीशियम इज लाइटर देन dilute HCl। क्या ये आंसर सही है? जल्दी बोलो यस और नो। नो सर। ये तो गलत है। बी कह रहा है मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस व्हिच हेल्प्स इन फ्लोटिंग। बोलो ये आंसर सही है? अपना रिवाइज कर लो, समझ लो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं पेपर में, क्योंकि दिखा रहा ना मैग्नीशियम ऊपर आ गया और साथ में हाइड्रोजन गैस जो बनती है वो इसके बबल्स को ऊपर ले जाती है। तो बोलो ये आंसर सही था? सब बी ना? हाँ बोलो यस और नो, इज द आंसर करेक्ट? यस सर। बी आंसर करेक्ट है बिल्कुल। आपको टेस्ट ट्यूब में भी दिख रहा है, दिख रहा है ये मैग्नीशियम ऊपर आ गया, फ्लोट कर रहा है ये, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बबल्स इसको ऊपर ले आए। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद टू प्रोड्यूस नाइट्रोजन, तो बनती नहीं, गलत। मैग्नीशियम रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी गलत। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा बताया फिर तुमने? बी।
तो ये सारा समझ लिया तुमने जो मैंने बताया, क्योंकि क्वेश्चन चेंज हो जाएगा पेपर में, तो फिर वो कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है, पर प्रॉपर रिएक्ट नहीं करता एचसीएल के साथ, क्योंकि एक्टिविटी सीरीज में हमने बताया था कि कौन सी मेटल की रिएक्टिविटी कितनी ज्यादा है। अब एक और क्वेश्चन आ गया, इसमें क्या कह रहा है, टेबल गिवन बिलो गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट 4 सब्सटेंस, 4 सब्सटेंसेस है तुम्हारे पास, ए बी सी और डी। मेल्टिंग पॉइंट बताया हुआ है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सॉलिड में बताई है और लिक्विड और एक्वस सॉल्यूशन में बताई है। आयनिक कंपाउंड आइडेंटिफाई करना है। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि तुम मुझे ये बताओ कि आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मुझे, हमने डिस्कस किए थे आयनिक कंपाउंड, यस और नो। यस सर। तो आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, यहाँ पे कौन कौन सी दी है, मेल्टिंग पॉइंट और इलेक्ट्रिकल। बताओ आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई या लो। पहला पॉइंट तो ये हमें पता होना चाहिए, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड आर हाई और लो, टेल मी। मेल्टिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड्स के हाई होते हैं, क्या होते हैं, हाई। चेक कर लो प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। दूसरा, कंडक्टिविटी सॉलिड, क्या क्या सॉलिड में ये कंडक्ट करते हैं। बताओ, इतना बड़ा नोट्स तुमने लिखा था, पैराग्राफ लिखे थे स्टूडेंट, सॉलिड में नो कंडक्टिविटी। सॉलिड में क्या है, ये पुअर कंडक्टिविटी है, क्योंकि आयंस आपस में जुड़े रहते हैं, वो फ्री नहीं होते। लेकिन इन एक्वस सॉल्यूशन, इन लिक्विड और एक्वस क्या होगा, दे आर गुड कंडक्टिविटी। बोलो ये बात सही है या गलत है, जल्दी बताओ। इतना पता है कि नहीं हमें, तब तो आप क्वेश्चन का आंसर कर सकता हूं, नहीं तो नहीं कर सकता। बोलो एम आई राइट और रॉन्ग। राइट सर। तो यहां पर पहले ये समझना है मुझे। अब मैं क्वेश्चन को देख रहा हूं कि इनमें से कौन से, बताओ पहला, क्या पहला, ये पहला आंसर ए सही है या गलत है। क्या ये आयनिक कंपाउंड है, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो है, और सॉलिड में ये गुड कंडक्टर है, सॉलिड में ये पुअर होना चाहिए, तो ए तो गलत है, ये रॉन्ग। बी का बताओ, मेल्टिंग पॉइंट हाई है, यस ये हाई मेल्टिंग पॉइंट है, कितने 1210 केल्विन, और सॉलिड में ये पुअर है और लिक्विड में गुड है। बताओ इसका आंसर सही है या गलत है। सर सही है। ये आयनिक है। देखो मैंने यहाँ पे पहले 2 पॉइंट नोट कर लिए थे, और उसे कंपेयर कर रहा हूँ। सी पर आया, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है और ये पुअर है सॉलिड में और गुड। बोलो ये सही है। यस सर, ये तो भी ये सही है। आयनिक है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। डी में क्या हुआ, मेल्टिंग पॉइंट हाई है लेकिन सॉलिड में पुअर है और लिक्विड में भी पुअर है। बताओ ये सही है फिर। नो। ये गलत हो गया। तो फिर करेक्ट आंसर कौन कौन से निकले, बी एंड सी। तो बोलो बी एंड सी कौन सी चॉइस में है। बी में। तो बी में। पहले मैंने आंसर लिखा फिर कंपेयर किया, बात समझ में आई। आंसर लिखा फिर कंपेयर किया, अब कभी गलत नहीं होगा मेरा। तो आंसर मेरा बी है। तो आपको समझ में आया कि क्वेश्चन कैसे आएंगे और कैसे हमें अटेम्प्ट करनी है। नॉलेज पूरी होनी चाहिए। यहां तक समझ में आया तो मैं आगे चलता हूं, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो स्टूडेंट्स। चलें आगे। कॉपी पे सारे पॉइंट्स नोट कर लो, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड होता है सारा पेपर, उसमें से ही आना है। क्वेश्चन कुछ भी आ सकते हैं, क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पर आ गए। अब इसमें क्या कह रहा है वो, इसको ध्यान से पढ़ो जरा। कह रहा है विनय ऑब्जर्व स्टेन ऑफ करी ऑन व्हाइट शर्ट। एक व्हाइट शर्ट पर उसको एक स्टेन ऑफ करी मिला। व्हाइट शर्ट के ऊपर उसको एक स्टेन ऑफ करी मिला ऑन व्हाइट शर्ट, इट बिकम्स रेडिश ब्राउन व्हेन सोप इज सॉल्यूशन इज इट। करी का कलर क्या होता है जब व्हाइट के ऊपर, कौन सा कलर आता है जब ये कड़ी, तुम जो सब्जियां खाते हो वो लग जाता है, कौन सा कलर आता है व्हाइट। सर येलो। येलो, ये सही आंसर है। अब जब इसके ऊपर मैंने सोप रब कर दिया,
साबुन से धो दिया तो कौन सा कलर आ गया? रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन। बट इट टर्न्स येलो अगेन व्हेन शर्ट इज वॉश्ड विद प्लेंटी ऑफ वाटर, व्हाट माइट बी द रीजन? अब इसका रीजन बताना है। पहला वो कह रहा है कि सोप एसिडिक होता है, बोलो ये सही है या गलत स्टेटमेंट है? क्या सोप एसिडिक होता है? नो सर। ये तो गलत है, फॉल्स। सोप इज बेसिक इन नेचर, ट्रू और फॉल्स? यस सर, ट्रू। ये ट्रू है। टर्मरिक इज ए नेचुरल इंडिकेटर which gives reddish tinge in basis, is it correct? यस सर। ये भी ट्रू है, ये भी सही है और ये भी सही है। टर्मरिक इज ए नेचुरल इंडिकेटर which gives reddish tinge in acid, is it true or false? ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है स्टूडेंट्स? ये फॉल्स। तो फिर करेक्ट आंसर क्या निकला मेरा? सेकंड एंड थर्ड। तो सेकंड एंड थर्ड कहां पर है, कौन से आंसर में है? तो बी। ये गलत निकला, ये सही निकला, ये रॉन्ग, ये रॉन्ग। तो मेरा आंसर मैंने क्या लिखा एग्जाम में? आंसर बी। कोई भी क्वेश्चन पढ़ने से पहले, मतलब क्वेश्चन आपने अच्छी तरह पढ़ लिया, उसको पूरी तरह से समझना है। एवरी वर्ड एवरी लाइन हैज इंपॉर्टेंट मीनिंग, और फिर आंसर सारे ही पढ़ने हैं बहुत ध्यान से, क्योंकि अब एक से ज्यादा चॉइस हो सकती है। पहले एक चॉइस देता था, अब दो चॉइस सही है, तो हमें देखना है भी कौन से सही है और कौन से गलत है। और क्वेश्चन आ गया, ये फिर आएगा। देखो ये बुक में एक डायग्राम दी हुई है, वहीं से लिया इसने। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेटअप्स विल द बल्ब ग्लो? पहले में क्या किया इसने? डाइल्यूट HCl डाला, और बोलो इसमें बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा? 30th में पहला पार्ट में बल्ब जलेगा या नहीं? इसमें सर्किट देख रहे हो, सर जलेगा। जलेगा, ग्लो। वाई? क्योंकि HCl क्या होता है, ये आयंस बना देगा वाटर में, आपको पता ही है क्या होता है। तो इसके अंदर क्या बन जाते हैं? आयंस इन सोल्यूशन। तो जब सोल्यूशन में आयंस बन जाते हैं तो वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करते हैं। तो वो करंट को कंडक्ट करेंगे, और करंट कंडक्ट होगा तो बल्ब ग्लो करेगा। सेकंड केस में क्या है? शुगर सोल्यूशन है, बताओ इसमें बल्ब ग्लो करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा सर। नो, क्योंकि शुगर क्या होती है? ये आयंस नहीं, नो फॉर्मेशन ऑफ आयंस, नो आयंस, इसमें आयंस नहीं बनने वाले सोल्यूशन में। तो इसे नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है केमिस्ट्री में, इसको बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। और ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो पानी में आयंस बनाते हैं, टूट जाते हैं। और थर्ड में क्या दिया है? अल्कोहल। बोलो इसमें कुछ बनेगा? नहीं सर। ये भी नहीं होगा ग्लो। फोर्थ में लाइम वाटर, बताओ ये ग्लो करेगा? सर करेगा। तो ये भी ग्लो करेगा। लाइम वाटर तुमने देखा था, CaOH ट्वाइस जो है, तो इसमें कौन से आयंस हैं? तो ये आयंस में टूटेगा तो बल्ब जलेगा। तो मेरे पास करेक्ट आंसर कौन सा निकला? फर्स्ट एंड फोर्थ। तो बोलो कौन सी चॉइस में है फर्स्ट एंड फोर्थ? बी। बी। तो मेरा आंसर निकला बी। आंसर निकला। कोई भी क्वेश्चन है उसको पूरा समझना है, फिर आंसर करना है। इस तरह से हमारे पेपर में सारे क्वेश्चन सही हो सकते हैं। देखो अब ये आगे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये असर्शन और रीजन के, और थोड़े मुश्किल होते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स को काफी डिफिकल्टी रहती है। इसमें एक स्टेटमेंट होती है असर्शन की, एक होती है रीजन की। तो पहले देखना है कि जो गिवन स्टेटमेंट है ये सही है या गलत है। असर्शन करेक्ट और नॉट, रीजन ट्रू और फॉल्स, इस तरह से। उसके बाद में 4 चॉइसेस देता है। कितनी देता है? 4 देता है स्टूडेंट। ये कह रहा है बोथ A एंड R आर ट्रू,
असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए बन जाता, तो आंसर ए होता। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। दोनों सही हैं, लेकिन ये जो आर है रीजन, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, ये बी हो जाता है आंसर। ए इज ट्रू, ए सही है और आर गलत है तो सी हो जाता है। ए फॉल्स है तो आर ट्रू है तो डी हो जाता है। तो 4 चॉइसेस ध्यान से पढ़ ली आपने, बोलो पढ़ ली? यस। अब देखो कि सबसे आसान लास्ट वाली होती है। अगर पहली स्टेट असर्शन गलत है तो सिर्फ एक ही आंसर है, डी। ये सबसे इजी ट्रिक है। ये ट्रिक क्या है कि अगर असर्शन ए असर्शन अगर रॉन्ग है तो ऑलवेज आंसर क्या है, डी। दिख रहा है, सबसे इजी है। हाँ, पहला अगर गलत है तो सीधा ही आंसर डी लिखना है, बस फिर ज्यादा सोचना नहीं है पेपर में। बात समझ में आई? और ज्यादा मुश्किल होती है ए और बी। यहाँ पर ये सबसे डिफिकल्ट होते हैं कि दोनों में से कौन सा सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन और आंसर, जिससे हमें और प्रैक्टिस हो जाएगी, हमें समझ में आएगा कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आने वाले हैं असर्शन और रीजन के, तो एग्जाम में कैसे करेंगे। तो पहला क्या कह रहा है, ये असर्शन कह रहा है फ्रेश मिल्क इन विच बेकिंग सोडा इज एडिड टेक्स लॉन्गर टाइम टू सेट एज कर्ड। बोलो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? असर्शन ट्रू और फॉल्स। पहला पॉइंट तो मुझे ये देखना है। तब तक मैं एक ड्रॉप पानी पी लेता हूं। मैं कहता हूँ वाटर हील मी, सिप करता हूँ वाटर। हॉट वाटर है, गला बैठ जाएगा, गला बैठ सकता है मेरा। हॉट वाटर पी लिया। अब बताओ क्या ये बात सही है? क्या दूध से दही जमाते हो या और नो? जमाते हो? कर्ड दही खाते हो रोज तुम? क्या तुम लोग जमाते हो दही? यस और नो स्टूडेंट, जल्दी बोलो। तो अगर उसमें बेकिंग सोडा मैंने ऐड कर दिया तो दही कह रहा है थोड़ा ज्यादा टाइम लेगी जमने में। क्या बात है, ये सही है? इज द स्टेटमेंट ट्रू? आंसर क्या है? ये ट्रू है, क्योंकि दही में जो लैक्टोस होता है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, तब दही बनती है। और ये बेकिंग सोडा क्या होता है, बेसिक होता है, स्लाइटली अल्कलाइन होता है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है क्या होता है, Na। ये क्या होता है, इज ए वीक बेस। ये एक वीक बेस है, NaCO3, मतलब ये अल्कलाइन है, वीक बेस है, तो इसे टाइम लगेगा कर्ड बनने में। तो फिर ये ज्यादा टाइम लेगा क्योंकि एसिड एसिड फॉर्मेशन कम हो जाएगी। एसिड कम हो जाएगा जब ये बेस है, बेस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, ये न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड को, तो फिर क्या होगा, ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब क्या देखना है कि रीजन वाला, क्या मेरा रीजन ट्रू है या फॉल्स है। बेकिंग सोडा डिक्रीजेस द पीएच। बताओ कि क्या जब मैंने बेस डाल दिया एसिड में, तो क्या इसकी पीएच कम होगी या ज्यादा होगी? क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है स्टूडेंट्स? तो फॉल्स है। ये फॉल्स है, क्योंकि इसकी पीएच जो कह रहा है ये डिक्रीज हो जाएगी तो एसिडिटी बढ़ेगी, लेकिन यहाँ तो एसिडिटी कम हो रही है, तो इसकी पीएच इंक्रीज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इंक्रीज होनी चाहिए, जब मैंने ये ऐड कर दिया। तो ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तो फिर करेक्ट आंसर क्या हुआ चारों में से? सी। सी बिल्कुल सही आंसर है। असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स। तो एग्जाम में हमें सी लिखना। वेरी गुड, वेरी गुड। अब आगे फिर असर्शन और रीजन के क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिकम्पोजिशन ऑफ मैटर इनटू कंपोज्ड इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। बताओ ये बात सही है या गलत है? आपने पढ़ा था एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन में, स्पेशली हमने बताया था इसका वेजिटेबल मैटर को।
जब वेजिटेबल मैटर डिकम्पोज होता है उससे खाद बनती है, कंपोज बनती है, जिसको यूज करते हैं प्लांट्स के अंदर। क्या ये असर्शन करेक्ट है या फॉल्स है? तो फॉल्स है। तो असर्शन फॉल्स है तो फिर आगे क्या पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ट्रिक मैंने बताई थी, तो फिर एक ही है फॉल्स वाला। कौन सा है? ट्रू। डी। आंसर डी आ गया सीधा ही। वैसे नेक्स्ट देख लो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स ब्रेक डाउन ऑफ ए सिंगल रिएक्टेंट इनटू सिंपलर प्रोडक्ट, ये भी सही था। तो इसका रीजन वैसे ट्रू था अगर मैं पढ़ता भी तो आंसर मेरा डी। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए। रेजिन एंड गम्स आर स्टोर्ड इन ओल्ड जाइलम टिश्यू इन प्लांट। स्टूडेंट बोलो, क्या ये असर्शन ट्रू है या फॉल्स है? आपने पढ़ा था चैप्टर प्लांट्स का, तो उसमें क्या हुआ था? आपने एक्सक्रीशन ऑफ प्लांट्स पर पढ़ा था। तो प्लांट्स के अंदर क्या प्रोसेस होती है? रेजिन्स एंड गम्स आर स्टोर्ड इन ओल्ड जाइलम टिश्यू इन प्लांट। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है या फॉल्स है? तो असर्शन ट्रू है। ये ट्रू है। तुम्हें पता है रेजिन और गम्स बनते हैं वो जो एक्सक्रीट करते हैं प्लांट, उसमें भी लिखा था। और फिर रीजन देखना है कि ट्रू है या फॉल्स है। रेजिन्स गम फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। क्या वो वाटर मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करते हैं? नहीं सर। ये तो फॉल्स है। वो तो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स का एक्सक्रीशन होता है। तो असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है, तो फिर करेक्ट आंसर कौन सा है? सी। वेरी गुड। अब तुम्हें समझ आ गई असर्शन रीजन के आंसर कैसे लिखने हैं। सबसे मुश्किल क्वेश्चन यही होते हैं पेपर में, इसको समझ लो तो अच्छा है। जो स्टूडेंट ये क्वेश्चन कर सकते हैं उनके लिए बहुत फायदा है, बहुत आसानी से पेपर को अटेम्प्ट कर लेंगे। अब आया स्काई अपीयर्स ब्लू इन डे टाइम। बोलो, क्या ये सही है? Does the sky appears blue in daytime? Yes or no? यस सर। True. Reason? White light is composed of 7 colors. क्या white light 7 कलर्स की होती है? Are there 7 colors in white light? यस सर ट्रू। वो भी true है। Is this reason the correct explanation of the assertion? नो सर। Reason is not correct explanation for assertion. करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होता है? ब्लू क्यों होती है स्काई? तुमने पढ़ा था, तुमने पूरा पैराग्राफ नोट किया था। व्हाई द स्काई इज ब्लू इन कलर? ड्यू टू क्या होता है? क्या रीजन होता है? क्या बताया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर आएगा क्वेश्चन पेपर में। ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन एटमॉस्फेयर। तो ये बताया था कि 7 कलर होते हैं, और ये जो ब्लू वाले होते हैं ये शॉर्टर वेवलेंथ के जो होते हैं, और रेड वाले लंबी वेवलेंथ के होते हैं। तो जो स्मॉल साइज पार्टिकल होते हैं, फाइन पार्टिकल्स, फाइन साइज्ड स्मॉल पार्टिकल्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं? ये ब्लू वाली जो लाइट है इसको ज्यादा स्कैटर करते हैं, स्कैटर कर देते हैं। तो इसीलिए कलर कौन सा दिखता है? ब्लू। बोलो, यही यही आंसर था? याद आ गया? क्योंकि क्वेश्चन चेंज हो जाएगा तो हमें पता होना चाहिए कि ब्लू कलर क्यों होता। तो फिर रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो फिर इसका आंसर क्या लिखना है आपने? जल्दी बताओ। बी। देखो, यहां पर सबसे ज्यादा डाउट होता है ए और बी में। भाई ये नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो आंसर बी। ऐसा कई बार लगता है कि आंसर ए, लेकिन हमें ये यहाँ पे सोचना है, समझना है, तो दिमाग लगाना है, तब जाके आंसर करना है। क्योंकि जरा भी गलती हुई तो आंसर गलत हो। कोई डाउट है तो पूछ लो। ओके
अब एक और क्वेश्चन आ गया सामने 35 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्या कह रहा है ये 35? द टेबल शोज ए रिएक्शन ऑफ फ्यू एलिमेंट विद एसिड्स एंड बेसिस टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे हैं, हाइड्रोजन की गैस निकल रही है। अब यहाँ पे एसिड के साथ रिएक्शन हुई नहीं, बेस के साथ नहीं हुई। यहाँ पे इसने एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट किया, इसने एसिड के साथ रिएक्ट किया, बेस के साथ नहीं किया। डी में दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा है। विच ऑफ दीज एलिमेंट फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स? अब बताओ कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं। पढ़ा था हमने, बार बार ये क्वेश्चन आता। व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स स्टूडेंट्स? व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स? क्या आंसर लिखेंगे? व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, पहले ये बता दो। ऑक्साइड्स जब हमने बनाए थे मेटल्स के और नॉन मेटल्स के, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन से होते हैं? जो विच कैन एक्ट बोथ एज एसिड्स एंड बेसिस। तो ये बोथ एसिडिक एंड बेसिक होते हैं, बोथ एसिडिक एंड बेसिक होते हैं। मतलब ये एसिड्स के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। इनको क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। बोलो सही है? They can act both as acids and bases. Such oxides are called amphoteric oxides. तो कौन से फिर ऐसे हैं, फिर एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन कौन से आपने देखा था? एक Al2O3 और एक Zn ऑक्साइड मैंने बताया था। ये एसिड के साथ और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं, एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। तो यहां पर कौन से आंसर है? क्या ए है आंसर? बोलो यस और नो। ये तो रिएक्ट ही नहीं करता। क्या बी है? ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है। ये सी तो इसके साथ एसिड रिएक्ट करता है, बेस पे नहीं, ये भी नहीं है। फिर डी दोनों के साथ रिएक्ट करता है, यस। तो फिर मेरे पास करेक्ट आंसर कौन से हैं? बी एंड डी। तो बी एंड डी कहां पर है इन चारों चॉइसेस में? कौन सा आंसर दिया फिर तुमने एग्जाम में? विच इज द करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स? आंसर बी है मेरा। तो आंसर में मिल गया बी। ये भी समझ में आ गया। चलो और आगे चलते हैं। In which of the following groups of organism blood flows through heart only once during one cycle of passage through the body? देखो, हार्ट का एक साइकिल है और एक ही साइकिल में सिर्फ ब्लड फ्लो करता है। ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं? क्या ये रैबिट और पैरेट टर्टल हैं? यस और नो? नो सर। नहीं है। फ्रॉग है? नो। ये भी नहीं है। ये है पेंगुइन, व्हेल वाले? नहीं सर। ये भी नहीं है। तो फिश वाले हैं? ये फिश वाले। यस सर है। तो फिश का ये होता है, जो जो भी वाटर में फिश है उनके होते हैं। तो आंसर इसका डी है। तो उनका जो सर्कुलेशन है ओनली वंस होता है, न पैसेज थ्रू द बॉडी। अब एक क्वेश्चन और आ गया। ये कह रहा है व्हाट इज कॉमन बिटवीन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स अराउंड द वॉल्स ऑफ एलोविली एंड इन ग्लोमेरुलर। तो ये कहां पर डायग्राम देखी थी आपने एनसीईआरटी में? नेफ्रॉन्स कहाँ होते हैं? क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं? आपने देखा था नेफ्रॉन्स। और में एलोविली होती है बहुत सारी। तो क्या थिक वॉल्ड आर्टरीज रिचली सप्लाइड विद ब्लड है ये? क्या ये आंसर है? ट्रू और फॉल्स? ये भी नहीं है। थिन वॉल्ड वीन्स पुअरली सप्लाइड विद ब्लड? ये भी नहीं है।
थिक वॉल तो होते ही नहीं है, ये भी गलत हो गया, थिक है ही नहीं। तो थिन वॉल्ड कैपिलरीज रिचली सप्लाइड विद ब्लड, फिर कौन सा बचा, ये थिन वॉल्ड कैपिलरीज होती हैं और रिचली सप्लाइड विद ब्लड होती है, ये आंसर सही है। तो आंसर क्या लिखा पेपर में आपने, डी। ध्यान से पढ़ लो, समझ लो क्वेश्चंस को, और आपके पास एनसीईआरटी की बुक्स हैं उसमें देख लो क्लियरली। क्या ये सही आंसर लिखा मैंने? यस और नो? आगे चलते हैं। प्लांट्स यूज कंप्लीटली डिफरेंट प्रोसेस फॉर एक्सक्रीशन। तो आपके बुक में भी एक पैराग्राफ लिखा था उसने, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। ठीक है, हमारा एक्सक्रीशन प्रोसेस तुम्हें ऑलरेडी पता कैसे है, किडनी है और कैसे हम कर रहे हैं, एक्सक्रीशन कैसे हो रहा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट फॉलोड बाय द, नॉट फॉलोड कह रहा है ये, ऐसी कौन सी प्रोसेस है जो प्लांट्स फॉलो नहीं करते? दे कैन गेट रीड ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपायरेशन। बोलो ये ट्रू है या फॉल्स है? क्या प्लांट्स में ट्रांसपायरेशन होती है? बोलो ट्रू फॉल्स। यू नो प्लांट्स लूज लॉट ऑफ वाटर बाय ट्रांसपायरेशन, ये करेक्ट है। दे selectively filter substances through their leaves, is this statement right or wrong? बोलो ये क्या है, नॉट, ये नॉट में आ गया, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड एट रेजिन, ट्रू, ये ट्रू है। दे एक्सक्रीट वेस्ट इनटू सॉइल, दे भी ट्रू है। तो फिर करेक्ट आंसर क्या हुआ? नॉट में पूछा था उसने क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ लो, नॉट अलाउड, नॉट फॉलोड। सो नॉट फॉलोड कौन सा है, आंसर बी। सो वी हैव टू बी केयरफुल ऑफ द क्वेश्चन, फॉलोड नहीं नॉट फॉलोड है, तो फिर उसी अकॉर्डिंग हमें आंसर करने होते हैं स्टूडेंट, ये अपना ख्याल रखा जाए। Okay, next question is coming on the screen. If the power of lens is -4, that means the lens is, तो -4 वाला जो लेंस कौन सा होगा, पावर -4.d स्टूडेंट। तो फोकल लेंथ क्या आएगी, व्हाट इज द फार्मूला? तो पावर यहाँ पे कितनी आएगी, -1/4 कितना होगा स्टूडेंट्स, मीटर है ये, यहाँ पे सेंटीमीटर दिए हैं, तो कितने सेंटीमीटर हो जाएगा, -25 सेंटीमीटर हो गया, फोकल लेंथ -25। अब दो है आंसर, फोकल लेंथ -25 वाले, सी और डी। तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो कौन सा करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स, बोलो किसकी फोकल लेंथ माइनस होती है? तो हमने फोकल लेंथ निकाली है, फोकल लेंथ 1/p कितनी आई है, -25 सेंटीमीटर। तो जब फोकल लेंथ माइनस कौन से लेंस की होती है, कन्वेक्स की या कनकेव की? बताओ कौन सा लेंस है जिसकी फोकल लेंथ माइनस होती है, कन्वेक्स और कनकेव? तो आपको पता है ये कनकेव लेंस की माइनस होती है, कन्वेक्स लेंस की तो आपको पता है ये ऐसे लाइट की रेज आती हैं और यहाँ पे फोकस हो जाती है। तो ये तो पॉजिटिव फोकस होता है कन्वेक्स का, +f होता है कन्वेक्स का, और कनकेव का क्या होता है, नेगेटिव। वो कन्वर्जिंग लेंस है, वो डाइवर्जिंग लेंस है। समझ में आ गया, कनकेव लेंस। तो क्या हुआ पीछे, ये ऐसे, इसका f ये होता है f1, ये नेगेटिव है, नेगेटिव f होता है किसका, कनकेव लेंस का। बात समझ में आ गई, एनी डाउट? तो ये कौन सा आंसर है, 39 का क्या आंसर निकला, कनकेव लेंस और फोकल लेंथ -25, ये भी गलत हो गया।
तो आंसर मेरा क्या निकला, सी। कनकेव लेंस है, फोकल लेंथ -25 है। Is this the correct answer? चलें आगे। यही क्वेश्चन तो सॉल्व कर दिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है, rays of sun converge at a point 15 centimeter in front of a concave mirror. Where should an object be placed so the size of the image is equal to size of the object? तो आपके पास 2 मिनट का वक्त होता है, जल्दी से सोचिए और आंसर बताइए स्टूडेंट्स। क्या आंसर निकला? बताइए स्टूडेंट, व्हाट इज योर आंसर? आप देखो कि जब सन रेज होंगी कन्वर्ज कनकेव मिरर में, तो कहां कन्वर्ज होंगी? आपको पता है, अगर मैं कनकेव मिरर बना रहा हूं तो जो पैरेलल रेज आती हैं, जो पैरेलल रेज आती हैं स्टूडेंट्स दूर से, वो कहां पे मिलती हैं? फोकस पर। ठीक है, तो ये 15 सेंटीमीटर है फोकस। वेयर शुड ऑब्जेक्ट बी प्लेस हो द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये कहां पर होता है? कनकेव मिरर में हमने जो रे डायग्राम्स बनाई थी, रे डायग्राम्स आपने बनाई थी कनकेव मिरर में स्टूडेंट्स, कहां पर ऑब्जेक्ट रखूं कि उसकी सेम साइज की इमेज बन जाए? कैन यू टेल मी द आंसर? सर ए। सी पे अगर मैं रख दूं तो क्या हुआ था? इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, देन ये मेरा पोल है, दिस इज माय पोल, दिस इज माय फोकस एंड दिस इज माय सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर मैं यहाँ पर रख दूं ऑब्जेक्ट तो इसकी ही इमेज यहाँ बनती है। ये आपने डायग्राम बनाई थी स्टूडेंट्स, याद आ गया? बन गई? देखो, तो ये इक्वल साइज की होती है, ए डैश बी डैश। तो ये सी की वैल्यू कितनी होगी? 30। ये 30 सेंटीमीटर डबल होता है, R इज इक्वल टू 2F होता है फॉर्मूला। तो कौन सा आंसर सही निकला? 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। 30 सेंटीमीटर कौन सा है? ए। ये गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया। एग्जाम में आंसर क्या लिखा मैंने? ए। बोलो, ए आंसर सही है? समझ में आ गया पूरा डिटेल में? यस सर। रे डायग्राम किस लिए बनवाई थी कि हमें पूरा पता लग गया कि कैसे इमेज बनानी है और कैसा क्वेश्चन आता है पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म फूड मटेरियल्स इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी। आउटसाइड द बॉडी कौन से अपना फूड को ब्रेक डाउन करते हैं? हम लोग तो इनसाइड द करते हैं। कौन से होते हैं? बोलो, मशरूम, ग्रीन प्लांट्स, एमोबा, क्या ये अपना फूड आउटसाइड ब्रेक करते हैं? रॉन्ग। बोलो, यीस्ट, मशरूम और ब्रेड वाले फूड जो होते हैं, ये कैसे करते हैं? आउटसाइड या इनसाइड? ये आउटसाइड करते हैं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो आंसर क्या मिला इसका? ये यीस्ट, मशरूम, ब्रेड मोल्ड जो होते हैं, फूड मटेरियल इज ब्रोकन आउटसाइड द बॉडी, फिर एब्जॉर्ब करते हैं। तो अपने आउटसाइड द बॉडी ये फूड को ब्रेक करके उसको एब्जॉर्ब करते हैं। आंसर क्या मिला? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इन द पर्सन ट्यूबुल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज नॉट फंक्शनिंग, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन यूरिन फॉर्मेशन। देखो, यूरिन फॉर्मेशन पढ़ा था कैसे होता है, कैसे वो फिल्टर होते हैं सारे कुछ।
किडनी में जो होते हैं नेफ्रॉन कैसे काम करते हैं। अगर ट्यूबल पार्ट नेफ्रॉन का फंक्शन नहीं करेगा तो फिर क्या होगा, यूरिन विल नॉट बी फॉर्म। क्या ये बात सही है गलत? क्वालिटी इससे क्या होगा, ये भी गलत। यूरिन इज मोर कंसंट्रेटेड, गलत। तो फिर क्या होगा, फिर यूरिन के अंदर पानी ज्यादा आ जाएगा। जब यूरिन में वाटर एक्सेस आ जाएगा तो उसे क्या बोलते हैं, डेल्यूट हो जाएगा। तो एक्सेस वाटर विल बी देयर इन द यूरिन, देन इट विल बिकम डिल्यूटेड। तो 42 का आंसर क्या निकला, डी। यूरिन का क्या हुआ, डिल्यूट हो गया। तो यूरिन में मोर वाटर, एक्सेस वाटर है, तो उसे क्या बोलते हैं, डिल्यूटेड। इज इट क्लियर? यस सर। Okay, very good, very good. Next question आ गया. If real image of a candle formed by lens is 3 times the size of the flame and distance between lens and image is 80 centimeter, and what distance should the candle be placed? तो मैग्निफिकेशन कितना दिया इसका, ये लेंस है, दो लेंस आपने स्टडी किए थे, एक कन्वेक्स और एक कनकेव। ठीक है, यहां पर आपने देखा था कनकेव लेंस में हमेशा किस टाइप की इमेज बनी थी, बोलो। दो लेंस बताए थे, एक कन्वेक्स और एक कनकेव। तो कनकेव लेंस में तो एक ही टाइप की इमेज बनी थी, कैसी बनी थी, ऑलवेज याद करो। वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड छोटी बनी थी, और कन्वेक्स लेंस है ये। अब कन्वेक्स लेंस में क्या हुआ, द रियल इमेज इज फॉर्म्ड। कौन सी इमेज बन रही है, रियल इमेज। तो रियल इमेजेस आपको पता है हमेशा इन्वर्टेड होती हैं, और ये कितनी बन रही है, 3 टाइम्स द साइज ऑफ दी, 3 टाइम्स बना है साइज का। तो मैग्निफिकेशन कितना दिया है, 3। सही है, तो मैग्निफिकेशन यहाँ -3 हो गया। और फिर मैग्निफिकेशन फार्मूला क्या बताया था, V/U। तो -3 इज इक्वल टू स्टूडेंट V/U। ठीक है, कहां पे बनी है, द साइज ऑफ द फ्लेम एंड डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द इमेज इज 80। -3 इज इक्वल टू 80/U। तो U की वैल्यू कितनी आई फिर, -80/3। तो आंसर क्या निकला फिर, कौन सा आंसर सही है, सर डी। डी। आंसर डी। देखो ये इंपॉर्टेंट है, इस पे फिर क्वेश्चन आने वाला पेपर में। मैग्निफिकेशन फार्मूला बहुत बार पूछते हैं वो पेपर में, हमें आना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे उसने डायग्राम दे दी और कह रहा है ये लो, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ है, एफ एंड सी के अंदर ऑब्जेक्ट है। While looking at the above, Nanny concluded the image of the object will be virtual one. Reflected ray will travel along the same path as the incident ray, but in opposite direction. Opposite direction. देखो जब सी से कोई भी चीज पास होती है तो पता ही है क्या होता है, वो वापस चले जाती है वहीं उसी डायरेक्शन में। तो ये सही है, the reflected ray will travel along the same path and same but in opposite direction. The image of the object जो बनेगी कैसे बनेगी, will be inverted। कैसे बनाओगे, कोई भी ऑब्जेक्ट ये है तो उसकी इमेज कैसे बनाते थे आप, यहाँ से अगर एक लूंगा मैं लाइन, तो ये कहाँ से पास पैरेलल जो होती है ये कहाँ पे जाएगी, फोकस पे, फोकस से निकलेगी। ठीक है, तो आगे तो ये मिल नहीं सकती, ये तो सीधी जाने वाली है, कहाँ मिलेगी कहीं। ठीक है, तो क्या होगा,
इमेज विल बी इन्वर्टेड, दिस इज अ फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव, जहां भी मिल रही है। आपने डायग्राम बनाई थी इसकी, बोलो। तो ये इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी इन्वर्टेड, ये भी सही है, ये रियल इमेज जो होती है इन्वर्टेड होती है। दिस इज अ कनकेव मिरर, फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव, ये भी सही है। तो कौन कौन से सही है? सेकंड, थर्ड और फोर्थ सही है। तो करेक्ट आंसर क्या निकला फिर? कहां पर है ये करेक्ट आंसर? कहां पे मिला? सेकंड, थर्ड, फोर्थ कहां पर है? सी में। सेकंड, थर्ड, फोर्थ सी में है। पहले मैंने आंसर निकाला, फिर मैंने इसको कंपेयर किया गिवन आंसर। लो अब एक क्वेश्चन और आ गया। मीडियम वन, ये सीधी नहीं गई, सीधी नहीं गई, दिख रहा? ऐसे नहीं गई, ये क्या हुआ है? रिफ्रैक्शन हो गया। तो इसका मतलब ये रेयर से डेंस में गई है, और फिर ये डेंस से रेयर में गई है, रेयर डेंस टू रेयर, और फिर ये ऐसे चले गई आगे। तो ये फिर मीडियम है, वो है। तो यहाँ पे मीडियम 1 और 3 पे क्या हुआ? 3 से 4 तो सीधी चली गई, इसमें कुछ भी नहीं हुआ, कोई कोई बैंड नहीं हुई, ठीक है। ये मीडियम 1 कह रहा है, ये भी मीडियम 1 कह रहा है, तो सेम मीडियम है। तो इन द above diagram traveling it is noted by the scientist angle 1 is equal to angle 3, ये 1 और 3 इक्वल है, इक्वल टू एंगल 4 भी इक्वल है, तो वो सेम मीडियम है। बट एंगल 2 इज लेस देन एंगल 1, एंगल 2 एंगल 1 से लेस है। ये एंगल छोटा हो गया, ये बेंड टुवर्ड द नॉर्मल हुई है। तो फिर क्या सही है? मीडियम 1 इज डेंसर देन मीडियम 3, क्या ये सही है? मीडियम 1 नहीं, ये तो गलत है, मीडियम 1 डेंसर नहीं है, रेयर है। मीडियम 2 इज द रेयरेस्ट मीडियम, मीडियम 2 इज, ये भी गलत है। मीडियम 3 इज डेंसर देन मीडियम 1, ये भी गलत है। मीडियम 1 एंड 3 आर सेम, क्या सेम है? बिल्कुल सही है। बट मीडियम 2 इज डेंसर देन 1, ये करेक्ट है। तो आंसर क्या निकला फिर इसका? सर डी। बी आंसर। The refractive index of flint glass is 1.65 and that of alcohol is 1.36 with respect to air. What is the refractive index of flint glass? तो हमें निकालना है refractive index of flint glass with respect to alcohol निकालना। तो फिर इसका तो हमें पता ही है कि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास डिवाइडेड बाय, ये एब्सोल्यूट होते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव विद रिस्पेक्ट टू एयर दिए हुए हैं यहाँ पर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू अल्कोहल, तो ग्लास में कितना है, तो अल्कोहल में कितना है, तो ये कितना आएगा? फिर दोनों को डिवाइड करूंगा तो 165 बाई 36, 136 कितना आएगा? 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 1.2 की रेंज में जाएगा जो भी। तो फिर कौन सा आंसर सही लग रहा है? ये तो नहीं होगा, यही वाला आएगा आंसर बी। अब यहाँ पे अबव लेंस एज ए फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ है, तो कन्वेक्स लेंस क्या होता है? फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव होती है, नेगेटिव? पॉजिटिव होती है। 10 सेंटीमीटर है कन्वेक्स, कन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव होती है, मैंने पॉजिटिव लिखी है। अब क्या कह रहा है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑफ हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितनी है? 2 मिलीमीटर है। ये सेंटीमीटर में है, तो इसको भी 2/10 कर दो, तो ये कितना आ जाएगा? 0.2 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब u की वैल्यू
डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो यू कहाँ होता है, ये लेफ्ट साइड पर है, माइनस ये प्लस है, तो यू की वैल्यू माइनस होगी या प्लस होगी, -5 सेंटीमीटर है। तो हाइट ऑफ, फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज, तो फार्मूला अगर मैं लगाऊंगा v बाई यू का, तो पहले v निकाल लूं। फार्मूला क्या होता है, व्हाट इज द लेंस फार्मूला, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v निकालना मुझे, क्या हो गया 1/f प्लस 1/u। 1/f की वैल्यू कितनी है, f 10 है, प्लस है ये, और u की वैल्यू -5 है, u की वैल्यू क्या है, तो ये -5 हो गया। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, एलसीएम 10, 1 - 2 -1/10, तो v की वैल्यू कितनी आ गई, -10 सेंटीमीटर। वैसे भी इमेज लेफ्ट साइड पे बन रही है तो माइनस में आनी चाहिए थी। तो फिर मैग्निफिकेशन क्या होता है, v बाई यू, वो हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के बराबर होता है। तो फिर मैग्निफिकेशन का क्या हुआ, v की वैल्यू -10 है और u की वैल्यू कितनी है, 5 है, -5, u भी माइनस, ये भी -5। तो हमें क्या निकालनी है, हाइट ऑफ द इमेज, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितनी दी है, कितनी थी, 0.2 सेंटीमीटर। तो निकाल लो फिर कितनी आएगी हाइट ऑफ द इमेज। सॉरी आ गया, अरे चले गया। अब क्या हुआ, तो कितना आंसर आएगा, हाइट ऑफ द इमेज कितनी आई, ये कट के आ गया 2, ये 2 आ गया कटने के बाद, और ये 2 × 0.2, तो 2 × 0.2 सेंटीमीटर आया हाइट ऑफ द इमेज। ये कितनी आई, 0.4 सेंटीमीटर। आंसर में क्या दिया हुआ है, 0.4 सेंटीमीटर तो कोई है ही नहीं, तो 4 mm हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगी 4 मिलीमीटर। तो 4 मिलीमीटर दिया कोई आंसर, कौन से वाला, सी, तो आंसर सी है। बोलो समझ में आ गया, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आने वाला पेपर में। देखो ये इस टाइप के क्वेश्चन, सर आ गया, ऐसे ही क्वेश्चन कोई ना कोई देते हैं जिससे कि बच्चे जो कर सकते हैं। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन पे आ गए, सेक्शन बी खत्म होने वाला है। हमें कुल 20 करने थे, पहले 20 को ही मार्किंग होगी, बाकी आप कर सकते हैं, जो डाउटफुल है उन्हें मत करो। अब क्या है, केबल मैन्युफैक्चरिंग टेस्टेड फ्यू एलिमेंट ऑन बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये केबल्स किस चीज के काम आती हैं, बताओ, केबल्स किस चीज के काम आती हैं, तुम्हारे घर में केबल्स जो लगी रहती हैं, जो बिजली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं, ये क्या करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी को, केबल्स जब बनती हैं, जो केबल्स बनाई जाती हैं, जो तारें बनाई जाती हैं जिससे बिजली पास होती है, उनका क्या क्या होने चाहिए, उनमें प्रॉपर्टीज, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए। देखो कोई भी केबल, केबल जब बनती है, ऐसे मोटी सी तार जो बनती है, तो उनमें कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, तभी वो बन सकती है। कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए उनमें, बेस्ट क्या क्या होना चाहिए, मैलेबल, मतलब उसकी यस, तार बनती है, डक्टाइल, और उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होनी चाहिए अच्छी, और क्या होना चाहिए उसमें, मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए। अगर मेल्टिंग पॉइंट लो होगा तो करंट पास करेंगे तो मेल्ट हो जाएगी, हीट होगी तो मेल्ट हो जाएगी। ये चारों प्रॉपर्टीज उसमें होनी चाहिए। अब वो कह रहा है विच ऑफ द एलिमेंट्स वर डिस्कार्डेड, कौन से एलिमेंट को छोड़ दिया, ये चार में से उसने कौन से छोड़ दिए जो कि ये क्राइटेरियन को फुलफिल नहीं करते। पहला देखता हूं, W मेलेबल है, ये सही, X कह रहा है नो है, तो फिर इसको भी नहीं ले सकता मैं। Y कह रहा है नो है, इसको भी नहीं ले सकता। यस तो मैं अभी ले सकता हूं,
इसमें ये सही है, ये भी सही है, इसमें ये कह रहा है ये जेड में कह रहा है ये यस है, अभी ये भी यस है, ये भी ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है इसके पास, ये तो पहले ही आउट हो गए। अब इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं है, ये भी आउट हो गया। तार बन गई लेकिन ये बिजली, इसमें बिजली तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती, ये भी आउट हो गया। और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है, तो सिर्फ पास कौन सा हुआ, तीनों में से कौन सा सैंपल पास हुआ मेरा, डब्ल्यू वाला, ठीक है। ये वाला सिलेक्ट हुआ और ये तीनों रिजेक्ट हो गए। तो आंसर में क्या लिखना है, कौन सा डिस्कार्ड हुए, डिस्कार्ड कौन से किए मैंने, एक्स वाई और जेड डिस्कार्ड हुए। बोलो कहां पर है ये आंसर, सर बी। है बी वाला है, यस सर। ये बी वाले डिस्कार्ड हुए हैं, तो मैंने एग्जाम में करेक्ट आंसर लिखा बी। बोलो समझ में आ गया सारा। यस सर। अब तुम एग्जाम में क्वेश्चन कर सकते हो, मतलब पढ़ना है एक एक लाइन को, और पहले आंसर निकालता हूं मैं, फिर कंपेयर करता हूं, ये क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे। ऐसे का ऐसा पेपर नहीं, मतलब पेपर में क्या होता है, ट्रिक क्या होती है कि वो इधर से चेंज करेगा, उधर से इस तरह से स्मॉल चेंजेस करेगा, सारा एनसीईआरटी बेस्ड है। तो फिर ये खत्म हुआ हमारा, फिर हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तो फिर आज इनकी रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको मिल जाएगी, आप इनको दोबारा से देख सकते हैं, समझ सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम फिर हम आपको लाइट के बारे में बताएंगे। ओके बाय बाय, फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम। इनको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और उन्हें बोलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें आने वाले जो पेपर हैं उन सब के क्वेश्चन आंसर हम पूरे सॉल्व कर देंगे, जो नेक्स्ट भी पेपर होने हैं उसके भी कर देंगे, ठीक है। ओके थैंक यू। ओके बाय बाय।